नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, कक्षा 10वीं का विज्ञान। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग कई जैव प्रक्रियाओं को पढ़ा है, जैसे श्वसन, पोषण इत्यादि। अब चलते हैं, जानते हैं उत्सर्जन को। तो उत्सर्जन है क्या? बच्चों, यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगी पूर्व में पढ़ाए गए पोषण और श्वसन को। श्वसन की प्रक्रिया में, पोषण की प्रक्रिया में होता क्या है कि पोषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जब अवशोषित होते हैं, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटते हैं, तो छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, जिसका कि हमारा शरीर उपयोग करता है। लेकिन इस टूटने की प्रक्रिया में कुछ अन्य पदार्थों का भी निर्माण होता है जो शरीर में जमा रहता है, और जमा होने के कारण ये शरीर के लिए हानिकारक है, विषाक्त है, अनुपयोगी है, तो इसका शरीर से निकलना आवश्यक है। उसी तरीके से श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में। तो CO2 भी हमारे शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थ है। तो ये अनावश्यक पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, प्रोटीन के टूटने से, वसा के टूटने से जो तैयार होते हैं, जो शरीर के लिए विषाक्त होते हैं, हानिकारक होते हैं, इनका निकलना आवश्यक होता है। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये पदार्थ चाहे पौधे हों या व्यक्ति हों, विभिन्न जीव हों, निकलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और ये जो पदार्थ जो तैयार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल। तो चलिए देखते हैं कि उत्सर्जन क्या है और ये उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्सर्जन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग सभी को जानते हैं। शरीर के उपापचयी क्रियाओं में जैसे ग्लूकोज, वसा, अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन होता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यानी यहाँ उत्सर्जी पदार्थों का आप डेफिनीशन यहाँ से समझ सकते हैं। यानी किसे उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे कि विभिन्न जैव रासायनिक, आप अगर छोटा में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए कि विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो अनावश्यक पदार्थ या विषाक्त पदार्थ तैयार होते हैं, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं में इन उत्सर्जी पदार्थों का संचय शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसलिए इन उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन अनिवार्य है। इनके निष्कासन से ऊतकों के आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होती है, जिससे विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संपादित होती रहती हैं। बच्चों, यहाँ 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि उत्सर्जी पदार्थ को तो समझ लिया, ये उत्सर्जी पदार्थ तैयार कैसे होते हैं अभी आप लोगों ने पॉइंट्स में देखा। कभी कभी एक प्रश्न भी आते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों का निकलना क्यों आवश्यक है। एक तो ये उत्सर्जी पदार्थ हानिकारक होते हैं, विषाक्त होते हैं, तो हमारे शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव है। दूसरा, ऊतक या कोशिका सही रूप से कार्य करते रहें तो ऊतकों में एक अस्थायित्व प्रदान होता है इन उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन से, जिसको कि अभी हम लोगों ने उस पॉइंट में देखा। तो क्यों उत्सर्जी पदार्थों का निकलना आवश्यक है कि हानिकारक पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। दूसरा, ऊतकों या कोशिकाओं को अस्थायित्व प्रदान करता है, जिससे कि वो सही तरीके से कार्य कर पाते हैं। चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर।
अतः जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी उत्सर्जन की परिभाषा क्या हो गई कि अपशिष्ट पदार्थों का या विषाक्त पदार्थों का जो शरीर में निर्माण होता है, जिस क्रिया के द्वारा ये पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थलीय में होते हैं, जलीय में भी होते हैं। ऐसी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के जल के अंश स्थिति के अनुरूप बढ़ते या घटते रहते हैं। यानी शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है वो किस माध्यम में होती है? जलीय माध्यम में। यानी हमारे शरीर में, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमारे शरीर में 2/3 भाग जल होते हैं। यानी जितने भी हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो जलीय माध्यम में ही होते हैं। तो इससे क्या होगा? जलीय माध्यम कभी ऊपर जाएंगे और कभी नीचे आएंगे। तो इस तरह से जलीय माध्यम जो है घटते और बढ़ते रहते हैं। अतः शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं साथ साथ संपादित होती हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जल संतुलन हमारे शरीर में कंटिन्यूअस होता रहता है, जिसे कि जल संतुलन या ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया और ऑस्मोरेगुलेशन, जल संतुलन, शरीर में ये नहीं है कि अलग अलग होता है, बल्कि साथ ही चलता रहता है। यानी जब हम शरीर में, हमारे शरीर में जब जल की मात्रा बढ़ती है तो आप देखते हैं कि यूरिनेशन ज़्यादा होने लगता है। जैसे गर्मी के दिनों में यूरिनेशन कम होता है। कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल का, क्योंकि संतुलन क्या होता है कि जल की मात्रा नीचे चली जाती है पसीने के कारण, अन्य माध्यमों के कारण। तो जल का संतुलन बनाए रखने के लिए यूरिनेशन यानी पेशाब हमारे शरीर से कम मात्रा में निकलता है। और जाड़े में क्या होता है, हमारे शरीर में क्योंकि पसीना नहीं निकलता है तो जल निकलने का तरीका सिर्फ एक ही होता है, पेशाब के माध्यम से निकलता है। तो जब इस शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे निकालने के लिए यूरिनेशन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से ज़्यादा निकलता है। इस तरीके से जल का संतुलन हमारे शरीर में बना रहता है, चाहे सीजन कोई भी हो, मौसम कोई भी हो। तो इस तरीके से चाहे पौधे हों या जीव जंतु हों, उनमें अलग अलग तरीके से इस तरीके से जल का संतुलन बना रहता है, जिसे कि ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन, चाहे पौधे हो या जीव, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं, जल संतुलन किसे कहते हैं, ये जीवों में भी होगा और किन में? पौधों में भी होगा। दोनों में ये तीनों होगा। अब बच्चों, जीवों में तो उत्सर्जन की प्रक्रिया जटिल होती है, अलग अलग अंग होते हैं, पर पौधों में ये उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। पौधों के विभिन्न भाग जो हैं वो इस उत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अब जानते हैं हम लोग कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधों में उत्सर्जन, तो पौधों में उत्सर्जन के लिए बच्चों कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। पौधे में कौन कौन से जो पार्ट हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इन्हीं से। और पौधे अगर पुराने हो जाते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसके तनों के ऊपर एक देखते हैं हार्ड पार्ट हो जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं, छाल। यानी छाल पत्तियों और के द्वारा निकलते हैं। तो इन्हीं को अब देखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है कुछ बिंदुओं के द्वारा।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था बच्चों, पहला ही बिंदु है, जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासित CO2 गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण के द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों लेंटिसेल्स के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। यानी गैसेस जो हैं वो मैक्सिमम रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा निकलते हैं। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाले जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता रहता है। यानी जल का संतुलन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा मेंटेन रहता है। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जी पदार्थों को अपनी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकोष्ठ में संचयित करते हैं या पौधों में संचित रहते हैं। पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के अलग होने से इन उत्सर्जी पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन होता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय वैक्यूल्स में जमा रहते हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान टैनिन, रेजिन, गोंद उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। टैनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। बबूल के पौधों में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं। इसी प्रकार चीड़ में रेजिन एक उत्सर्जी पदार्थ है। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहते हैं, जिसे कि लैटेक्स कहते हैं, जैसे कनेर, बरगद इत्यादि। बच्चों, तो यहाँ हमने देखा कि पौधों में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। छाल है, पत्तियाँ हैं, रिक्तिकाएँ हैं, काएँ हैं, गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में निकलते हैं। अब जैसे यहाँ चर्चा करते हैं रिक्तिकाओं की, तो कक्षा 9वीं में आप लोगों ने सेल का डायग्राम पढ़ा होगा। तो जंतु कोशिका में तो रिक्तिकाएं न के बराबर होती हैं या छोटी होती हैं, पर पादप कोशिका में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम जो पौधे का भाग है वो रिक्तिकाओं के द्वारा कवर होता है। तो ये रिक्तिकाओं का आपने 9th में भी पढ़ा होगा, तो बताया गया होगा कि एक तो ये जब तेज़ी से डिवीज़न होता है तो ये रिक्तिकाएँ उसके शेप को मेंटेन रखने में मदद करती हैं। दूसरा, ऐसे वेस्ट मटेरियल या भोजन को एकत्रित या संचित करने में भी रिक्तिकाओं का रोल होता है। तो उत्सर्जन के केस में रिक्तिकाएँ, कहने का मतलब कि ये डस्टबिन की तरह कार्य करती हैं पौधों में। तो ये इसमें भरा रहता है, जैसे पत्तियां हैं तो कोशिका तो इसमें भी है, रिक्तिकाएँ इसमें भी होंगी। तो ये रिक्तिकाओं में, पत्तियों में जमा होता रहता है, रिक्तिकाओं में भर जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं उनमें उनकी पत्तियां साल में एक बार आप देखते हैं कि गिर जाता है। क्यों गिरता है? इसीलिए क्योंकि जब उसमें वेस्ट मटेरियल भर जाता है, अब उसमें जैसे डस्टबिन भर जाता है, अब उसमें रखने का जगह नहीं है, तो हम लोग तो है कि उसे फेंकते हैं बाहर, कहीं जाके डिस्पोज करते हैं। पत्तियों के डिस्पोज करने का तरीका है कि पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, पेड़ों से अलग हो जाती हैं, इस तरीके से करती हैं। दूसरा एक माध्यम होता है कि पौधों के छालों में, छाल में बहुत सारे पदार्थ जमा होते हैं और वो छाल कुछ कुछ दिन पर क्या होते हैं, पौधों से निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं तनों से, और फिर वो अलग हो जाते हैं और इस तरीके, और फिर नए छाल का निर्माण होता है। यानी छाल धीरे धीरे जैसे जैसे अलग होते जाते हैं, पौधों के वेस्ट मटेरियल उससे निकल जाते हैं। यानी छाल तभी गिरेंगे जब वेस्ट मटेरियल अब इसमें रखने की जगह नहीं होगी। तीसरा होता है कि जाइलम के बारे में उत्तक में आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि जाइलम जो है, नए जाइलम और पुराने जाइलम, दो तरह के जाइलम होते हैं। तो नए जाइलम से आपको जल का संवहन होता है, लेकिन जो पुराने, जब जाइलम पुराने हो जाते हैं तो वो मृत जाइलम में बदल जाते हैं, वो अब एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी उनसे जल का संवहन नहीं होता है। और पौधों में जब भी कोई मृत कोशिका होगी, जैसे स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू को आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, कोई भी मृत कोशिका पौधों में जो होती है उसमें अतिरिक्त मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल का उसमें जमाव हो जाता है, जो कि पौधों को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो उसी तरह मृत कोशिकाओं में, मृत जाइलम में आपको अलग अलग पदार्थों का जमना होता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि रेजिन चीड़ के पेड़ में जमा होते हैं, ऐसे ही कुछ और पदार्थ भी हैं जो जमा होते हैं। अब बबूल में आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ों में देखा होगा, बबूल का मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे पेड़ों में देखिएगा कि लिक्विड ब्राउन, लाइट ब्राउन या डीप ब्राउन तरह कलर का मटेरियल निकल करके तनों के ऊपर जमा रहता है। इसे क्या कहते हैं? गोंद कहते हैं। तो ये भी पौधों से निकल करके जमा रहते हैं वे, यानी इस गोंद से तरल पदार्थ के गोंद के रूप में भी उत्सर्जी पदार्थ पौधों के बाहर निकलते हैं। कुछ कुछ उत्सर्जी पदार्थ जड़ों के द्वारा भी मृदा में, मिट्टी में छोड़े जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने रबर प्लांट देखा है, कनेर का प्लांट देखा है, पीपल आसानी से उपलब्ध प्लांट है। इनकी पत्तियों को कभी आप लोग तोड़े तो आप क्या देखते हैं कि इससे उजला रंग का पदार्थ निकलता रहता है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट, आप कुछ कुछ पौधों की पत्तियों को तोड़ के देखिए और उसका लिस्ट भी आप बना सकते हैं कि किससे ऐसे सफ़ेद रंग के उत्सर्जी पदार्थ या तरल पदार्थ निकलता है और किससे नहीं निकलता है। दोनों का लिस्ट बनाए, निकलने वाले तरल पदार्थ और नहीं निकलने वाले। तो देखिएगा कि उसमें उजले रंग का पदार्थ निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे लैटेक्स कहते हैं। तो ये अलग अलग पदार्थ आप लोगों ने देखा कि ये निकलते हैं लैटेक्स के रूप में, गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में, टैनिन के रूप में निकलते हैं। इसमें से बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो मनुष्य के लिए, पदार्थों के लिए तो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, पर इनमें से बहुत सारे पदार्थों को मनुष्य विभिन्न अपने उपयोगों में लाते हैं। जैसे गोंद का उपयोग होता है, लैटेक्स का रबर बनाने में उपयोग होता है, रेजिन से पौधे मजबूत बनते हैं तो उसका हम लोग विभिन्न फर्नीचर बनाने में उपयोग करते हैं। तो पौधों से निकलने वाले ऐसे उत्सर्जी पदार्थ मनुष्यों के जीवन में कई तरह के उपयोग में सहायक होते हैं। तो बच्चों, हम समझते हैं कि पौधों में उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं आप लोगों ने समझा होगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या पौधों में, अभी तक आप लोगों ने पौधों में उत्सर्जन को कितना समझा। कुछ प्रश्नों के द्वारा हम देखते हैं कि क्या आप उसके उत्तर देने में सक्षम हैं या नहीं। पहले देखते हैं हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थोड़े आसान होते हैं, हम लोगों को उसके चॉइस दिए रहते हैं तो हम लोगों को उत्तर ढूंढना थोड़ा आसान होता है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। हम लोग मैंने कुछ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। ऐसे कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप स्वयं से भी तैयार कर सकते हैं। यानी जब भी एक पैराग्राफ पढ़िए किताब में तो देखिए कि इससे कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल सकते हैं। आप स्वयं भी तैयार कीजिए। मैंने यहाँ 4 तैयार किया है। पहला प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन है आपके, ए बबूल, बी पीपल, सी कनेर और डी चीड़। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। बाद में हम लोग देखेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। तब तक अगर आप लोगों को पता है तो अपने मन में याद करके रखिए। अभी तुरंत हम लोगों ने इसको पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। कहाँ संचित रहते हैं अब देखते हैं। ए पत्तियों में,
बी छाल में, सी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, डी इन सभी में। तीसरा प्रश्न है, पौधे में जल का निष्कासन होता है, किसके द्वारा निष्कासन होता है? देखते हैं ऑप्शन। ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी इन सभी से। चौथा प्रश्न है बच्चों, रेजिन एवं गोंद संचित रहते हैं, कहाँ संचित रहते हैं? ए छाल में, बी पत्तियों में, सी पुराने जाइलम में, डी रिक्तिकाओं में। हम लोग अगर पूर्व में अगर ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे आप लोगों ने, और जो 2 स्लाइड आए थे लिखे हुए, उन्हीं में ये सारे प्रश्नों के उत्तर बच्चों छुपे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इन चारों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न, जो रेजिन किस पदार्थ का उत्सर्जी पदार्थ है? आप लोगों को बताया था कि पुराने जाइलम में इसके संचित रहते हैं रेजिन। आंसर क्या है? चीड़, जिसको कि पाइन्स भी कहते हैं। चीड़, अगर आप लोग कहीं घूमने हिलीय स्थान पे गए होंगे तो वहाँ जो लंबे लंबे वृक्ष रहते हैं वो ज़्यादातर पाइन्स के ही होते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? तो अभी बताया था कि पौधों में तो कोई विशिष्ट भाग होता नहीं है, तो ये पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। तो यहाँ आंसर क्या होगा? इन सभी में, यानी ये सभी में अवशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। पौधों में जल का निष्कासन होता है। जल का क्योंकि मैक्सिमम निष्कासन होता है एक क्रिया के द्वारा जिसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। विसरण के द्वारा बच्चों क्या निकलता है? विसरण के द्वारा निकलता है गैसेज निकलता है हमारे शरीर, पौधों के शरीर से। श्वसन की प्रक्रिया में CO2 श्वसन, तो क्योंकि यह क्रिया है तो श्वसन तो होगा नहीं, और इन सभी से भी नहीं होगा, तो सिर्फ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल का निष्कासन होता है, यही सही आंसर होगा। चौथे में आते हैं, रेजिन एवं गोंद संचित रहते हैं। तो छाल में क्या संचित रहता है? छाल में टैनिन संचित रहता है। पत्तियों में क्या संचित होता है? पत्तियों में ऐसे बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ, जैसे पत्तियों को तोड़ते हैं तो ये लैटेक्स जो हम निकलता है वो श्वेत, तो वो संचित रहता है। यहाँ आंसर क्या होगा? जाइलम में, रिक्तिकाओं में नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो पुराने जाइलम में। ये कुछ 4 प्रश्न हैं बच्चों। ऐसे कुछ प्रश्न आप और तैयार करिए पौधों के उत्सर्जन से जुड़े हुए, और उसके आंसर भी याद रखिए। यानी वो दो जो स्लाइड शुरू में दिखाए गए थे, उसी से आप कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तैयार करने में बच्चों आपका फ़ायदा होगा कि आप जब तैयार करेंगे तो उसके आंसर भी तैयार करने के क्रम में आपको याद हो जाएंगे। तो सिर्फ वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न आप नहीं तैयार करेंगे, ऐसे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और इन लघुत्तरीयों को जोड़ दीजिएगा, प्लस कीजिएगा, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। तो तैयार करिए ऐसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर स्वयं तैयार कीजिए। अब चलते हैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? बच्चों, शुरू में ही मैंने बताया था कि विभिन्न जैव प्रक्रियाओं में, जैसे पोषण, श्वसन, यानी इन सबको क्या कहते हैं? एक नाम से जानते हैं, उपापचयी क्रिया। यानी विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दरमियान विखंडन के कारण जो पदार्थ बनते हैं, उसमें से कुछ हानिकारक और विषाक्त पदार्थ होते हैं, इन्हें ही उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप दे सकते हैं, जैसे मनुष्यों में, जीवों में है यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि। बच्चों, जब भी ऐसे डिफाइन करिए पर को, तो जैसे एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। एग्जाम्पल देने से वो बात जो है आपकी क्लियर होती है। पौधों में जैसे टैनिन आप दे सकते हैं,
लैटेक्स दे सकते हैं, गोंद दे सकते हैं। तो ऐसे पौधों या जंतुओं के कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। तो बच्चों जीव की परिभाषा अभी मैंने बताया था कि जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर में जीवों में बने उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। जो हानिकारक, और अब बच्चों परिभाषा लिखने में कभी भी रटिए नहीं, परिभाषा को समझिए। जैसे उत्सर्जन में क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल शरीर में बना, जो बेकार पदार्थ, विषाक्त पदार्थ, पॉइजनस मटेरियल बना और जिस क्रिया के द्वारा ये पॉइजनस मटेरियल निकलता है शरीर से उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखिए, तब भी मार्क्स आपको मिलेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं। रटने से होता क्या है कि आप एक भी शब्द छूट गया आपका तो आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं कभी भी आप बच्चों को रटने के लिए नहीं कहती हूँ, समझिए, शब्दों को याद रखिए। उपापचयी क्रिया, विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया जो आपको सरल लगे के दरमियान जो विषाक्त पदार्थ या हानिकारक पदार्थ शरीर में बनते हैं और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये शरीर से बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? बच्चों पौधे अपना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा था कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ जो है गोंद, अगर 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे 3-4 ऑप्शन देने होंगे। तो किस रूप में निकालते हैं? गोंद के रूप में, टैनिन के रूप में, रेजिन के रूप में, लैटेक्स के रूप में। तो ये 4 बिंदु हैं, तो इन चारों को लिख सकते हैं। आपको ऐसे जो याद रहे, पर गोंद के रूप में, लैटेक्स के रूप में, टैनिन के रूप में, रेजिन के रूप में, ऐसे विभिन्न रूपों में निकालते हैं। और किन किन के द्वारा निकालते हैं, जैसे रहेगा कि उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों के, पौधों के कौन से भाग निकालते हैं, तब आंसर हो जाएगा छाल, पत्तियां, इन सब के माध्यम, छाल और पत्तियों के माध्यम से पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ को निकालते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से समझना बच्चों बहुत आवश्यक है ताकि आप आंसर सही तरीके से दे पाइएगा। कि किस रूप में निकालते हैं, तब होगा गोंद, टैनिन, लैटेक्स, रेजिन। और किसके द्वारा निकालते हैं, तब होगा छाल के माध्यम से, पत्तियों के विलगाव के माध्यम से, अलग होने के माध्यम से। तो प्रश्नों को ध्यान से देखिए और तब इनके आंसर दीजिए। बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जनरली आता है, अगर इन्हीं को आप समाहित कर देंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे कि पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया को लिखें। तो मैंने ऊपर में जो 2 स्लाइड आपको दिखाए थे, अगर उसको कंबाइन कर दीजिएगा तो आपके वो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को खुद से उन दोनों को जोड़ करके अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास कीजिए। तो मैं समझती हूँ कि पौधों में उत्सर्जन से जुड़े हुए मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से मैंने देने का यहाँ प्रयास किया है। आपको ऐसे कुछ प्रश्न और लगते हैं कि जिनका अभ्यास ज़रूरी है, तो आप ऐसे प्रश्नों को ढूंढें, बनाएं और अभ्यास करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।